चलो आना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब जो है क्वेश्चन नंबर जो ये 13 है 2011 में जो आया था, वो क्वेश्चन नंबर 13 का जो इसमें दिया हुआ है वो बिल्कुल वही सवाल है जो हम लोग कल सीईटी में किए थे। मैं सवाल रीड करता हूँ, देखो। 2 particles are oscillating along 2 close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitude. They pass each other moving in opposite direction when the displacement is half the amplitude. ठीक है ना? The mean position of the 2 particles lie on a straight line perpendicular to the path of the 2 particles. उसके बाद the phase difference is, कल ही बताया था ना, 2π/3 कल ही निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, तो क्या सवाल है ये सवाल कुछ इस तरीके से है कि 2 पार्टिकल्स है बिल्कुल क्या कर रहे हैं, साइड बाय साइड ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है ना? अब ये पार्टिकल भी यहाँ पहुँचा है और ये पार्टिकल भी एग्जैक्टली यहीं पहुँचा है। ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, x = a/2 है। लेकिन एक पार्टिकल जब क्या कर रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो दूसरा पार्टिकल क्या कर रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। तो दोनों में पूछा है कि फेज डिफरेंस है कितना। समझ में आया? ठीक है ना? कैसे निकाले थे कल इसको? हाँ, तो अपन ने क्या किया था, x = क्या लिखा था, a sin ωt + phi लिखा था। इससे क्या निकाला, फेज डिफरेंस, फेज निकाला, पार्टिकल का फेज निकाला, तो ये हो जाएगा फेज। तो कितना हो जाएगा, ये a/2 है, ये a और ये क्या हो जाएगा, sin ωt + phi। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, π/6 = क्या हो जाएगा, ये ωt + phi। या तो डायरेक्ट तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा है तो तुम वैसे निकालो कि क्या है, ωt + phi मतलब हाफ कब आता है, 30 पे आता है। ऐसे दूसरा तरीका बताता हूँ, ये बिल्कुल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, मतलब दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। तो आप दूसरा तरीका क्या निकाल सकते थे, एक पार्टिकल का फेज ही आ गया φ1, दूसरे पार्टिकल का फेज कैसे निकालते, π - π/6 कर लेते। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। कल तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बोला था कि तुमको आइडिया होगा कि 30 और कब आता है, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते थे। दूसरा तरीका क्या बता रहा हूँ आज तुम लोगों में, कि अगर पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, मतलब वो कितने हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, यानी दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का। समझ आ गया? तो अगर एक का फेज π/6 है तो दूसरे का क्या होगा, π - π/6 होगा। समझ आ गया? ठीक है ना? तो π - यानी कितना होगा, 5π/6। अब फेज डिफरेंस लेकर के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आया था वो, 2π/3। समझा? क्लियर हो गया? तो एक पार्टिकल का फेज इतना आया, दूसरे पार्टिकल का फेज कितना आया, π/6 आया। तो कितना हो जाएगा बताओ, 5π/6 माइनस कितना हो जाएगा, π/6 कितना हो जाएगा, 4π/6 यानी कितना हो जाएगा, 2π/3। ऐसे फेज डिफरेंस निकलेगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो ये अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कल किया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नीट में था, सेम टू सेम क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद अब आगे भी सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x = 0 with an amplitude a, time period T. The speed of the pendulum at x = a/2। इस टाइप का क्वेश्चन कल कराया है मैंने। x = a/2 पे क्या निकालना है, स्पीड निकालिए, निकाल के बताओ। चलो चलिए आइए, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या कहता है ये 14 क्वेश्चन जो कि 2009 में आया था। स्पीड आपको निकालनी है कितने डिस्टेंस पर, a/2 पर, है ना। तो स्पीड v = ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2 T के टर्म्स में है तो वैसे ही लिखते हैं उसको, a²/4 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं। बताओ आगे कहानी, 2π/T, ये क्या होगा बताओ ज़रा, 3a²/4 कितना हो जाएगा, 2π/T, और ये √3a/ कितना हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, √3a/T। कौन सा ऑप्शन है ये, देख लो, ए ऑप्शन है, ए, √3a/T, ए ऑप्शन है। ठीक है, चलो। तो अब इसके बाद 15th क्वेश्चन क्या कहता है, अ पॉइंट परफॉर्म्स SHM
simple harmonic oscillations of period capital T, equation of motion is given by x equals to a sin omega t plus pi by 6. इसने इक्वेशन में गलती कर दिया है, ध्यान रखना, a sin ओमेगा लिखा है सिर्फ, ओमेगा t plus pi by 6. After the elapse of what fraction of the time period will the velocity of the point is equal to the half of its maximum velocity. ठीक, आपके टाइम पीरियड के कितने फ्रैक्शन के गुजरने के बाद जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा हो जाएगी. समझ में आ गया? घबराने का नहीं फ्रैक्शन सुन के, क्या निकालना है आपको, बस टाइम निकालना है. ठीक है, कितने टाइम के बाद, ठीक है ना. तो जो ऑप्शन दिए हैं वो कैपिटल टी के टर्म्स में दिए हैं. ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे. अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, क्या बोला है, v इज इक्वल्स टू वी मैक्सिमम बाई 2. कल कराया है सवाल में, है ना. कितना आएगा आंसर, t/12 आंसर है. कितना है, t/12. ठीक है ना. तो ये कितना हो जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज v मैक्सिमम बाय 2, ये बोला है. ठीक है ना. कैसे करोगे, क्या करोगे बताओ. इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो ना, फिर वेलोसिटी में सब्स्टिट्यूट कर दो, v मैक्सिमम बाय 2. ऐसा भी तो कर सकते हैं. तो वेलोसिटी क्या होगा बताओ ज़रा, a और हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 6. क्लियर है ना. ठीक है. अब वेलोसिटी कितनी है, v मैक्सिमम बाई 2 जो कि होगा a ओमेगा, तो a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस क्या हो जाएगा पाई बाई 6. a ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, cos इनवर्स ऑफ हाफ कितना होगा, पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3. और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा t प्लस पाई बाई 6. तो ओमेगा t क्या होगा बताओ ज़रा, पाई बाई 3 माइनस क्या होगा, पाई बाई 6. कितना हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई 6. ठीक है, क्लियर हो गया है ना. 2 और ये जाएगा, हाँ 2 पाई माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2 पाई बाई क्या है, ये कैपिटल टी है, पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल, तो टी क्या होगा, t/12 होगा. ये 6 2 से 12, ये आंसर है. क्लियर हो गया, कॉपी करो. चलिए, तो 16th क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कल CET में देखा. ठीक है ना. तो यही क्वेश्चन फिर से भी रिपीट हो रहा है. 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 and 1000 रेडियन पर सेकेंड हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशंस. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या है, हम लोग को पता है ये आंसर क्या होने वाला है, 1/10⁻², यानी 1/100. ठीक है. सॉल्व कैसे करेंगे, जो नीट के बच्चे हैं उन लोग देख लें. 2 SHM है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या उनका 100 है, और दूसरा क्या है 1000 रेडियन पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो अपने को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम का क्या करना है, रेशियो निकालना है. फॉर्मूला क्या है बताओ ज़रा, ओमेगा स्क्वायर a है ना. एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर x होता है. तो यहाँ पर तो एम्पलीट्यूड के बारे में बात किया क्योंकि वो सेम है. तो बताओ जल्दी से, मैक्सिमम बोला है तो क्या होगा बताओ, ओमेगा 1 स्क्वायर a डिवाइड बाय क्या होगा, ओमेगा 2 स्क्वायर a और a क्या हो जाएगा कैंसिल. बताओ जल्दी से क्या होगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1000 द होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/10⁻². ये आपका डी ऑप्शन बनेगा. ठीक है. चलो इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं. हाँ नहीं हो रहा है, ये इसको मूव कराएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से सवाल हल हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एन एम्पलीट्यूड स्मॉल ए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज कैपिटल टी, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन. समझ में आ गया. तो कितना टाइम लगेगा उसको कहाँ से कहाँ पहुँचना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या, मीन पोजीशन. बताओ जैसे क्या करेंगे, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t लगाएंगे, तो मीन पोजीशन से पूछा है. ये क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, a/2 a और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा t. आगे ये कहानी बोलो क्या होगी, a और a क्या हो गया कैंसिल हो गया. बताओ जल्दी से क्या होगा, π/6 और ये क्या हो जाएगा ओमेगा t. समझा कैसे आया, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 तो कितना आएगा π/6.
ठीक है ना। आगे कहानी बताओ जल्दी से क्या होगा, टाइम निकालना है, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये पाई बाय 6 और ये क्या है स्मॉल टी, ये दोनों कैंसिल हो गया। बताओ जल्दी से क्या होगा फिर, टी इज इक्वल टू क्या होगा टी बाय 12। समझा, क्लियर हो गया। चलो तो ये भी अपने पास हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज। ये आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम या पढ़ाते टाइम ही बता दिया था कि इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, है ना। ये एक्स वी और ए, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय 2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में कितना है पाई बाय 2 इंस्टेंटेनियस, और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में कितना है पाई। समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और आपका क्या एक्सेलरेशन पूछा है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन में कितना है पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब क्या 0.5 पाई, है ना। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, तो ये 0.5 आएगा, 0.5 पाई। ठीक है, क्लियर हो गया। 2020 में जो सवाल आया वो भी यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ मैं। 2020 में क्या सवाल आया कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितना फेज डिफरेंस है, कितना है पाई। समझ आ गया। लेक्चर भी ढंग से अगर देख लोगे तो नीट और सीईटी के सवाल तो ऐसे ही हल हो गए तुम्हारे, समझे, ठीक है ना। चलो ठीक है। A rectangular block of mass small m and area of cross section capital A floats in a liquid of density rho. If it is given a small vertical displacement from equilibrium, it undergoes with a time period capital T, then it undergoes oscillation आएगा वहाँ पर, ये undergoes SHM आएगा, उसने गड़बड़ कर दी है वहाँ पर, मिसिंग पार्ट है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या है यहाँ पर, क्या है अपने पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। सबसे पहले एक कंटेनर ले लो, उसमें पानी भर दो या कोई भी लिक्विड भर दो, उसकी डेंसिटी का एरो है। ये एक ब्लॉक ले लो, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कंप्रेस करते हैं। जैसे ही नीचे की तरफ इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, SHM परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। तो अपने को पूछा है कि टाइम पीरियड जो है वो इनमें से किसके प्रोपोर्शनल है, यानी कैसे इसके साथ में ये होता है, वेरी करता है, कैसे करेंगे इसको। तो ये सवाल जो है नीट के लिए लेवल 2 का सवाल है। क्यों लेवल 2 का सवाल है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं है। ये किस पर बेस्ड है, बॉयंसी का कॉन्सेप्ट और ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट, दो चीज़ें इसमें लगेंगी आपको। बॉयंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए उसको समझते हैं। बॉयंसी में आपका बॉयंट फोर्स होता है वो कितना होता है बताओ ज़रा, बताया था मैंने, या आप अरे पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल 9th में पढ़ाते हैं आपको। कोई ऑब्जेक्ट अगर डूब रहा है तो कितना डूबता है या उस पर फोर्स कितना लगता है, ये मैंने भी बताया आप लोगों को। अरे अगर हम लोग क्या करेंगे, बाल्टी लेंगे, बाल्टी में मग्गा डुबाने की कोशिश करेंगे, वो डूबता है क्या, नहीं डूबता, आसानी से नहीं डूबता। उल्टा साइड लो, डुबाने की कोशिश करो, नहीं डूबता। क्यों नहीं डूब रहा, आप तो फोर्स लगा रहे हैं, वो नहीं डूब रहा, मतलब उल्टे डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, जो कौन एग्जर्ट कर रहा है, लिक्विड एग्जर्ट कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। बॉयंट फोर्स कितना लगता है, तो बॉयंट फोर्स उतना लगता है जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है, उसका जो वेट होता है ना, उतना बॉयंट फोर्स लगता है। कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको मतलब समझाता हूँ उसको। हमारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारे बच्चों के सिलेबस में है ही नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ाते ही नहीं है बॉयंसी के बारे में, टेक्स्ट बुक में ही नहीं है, क्या पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है ना। चलो मैं आपको पहले थोड़ा सा समझाता हूँ कि हो क्या रहा है इसके अंदर। इसको मैं नीचे ऐसे दबाने की कोशिश करता हूँ तो पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा, ये तो तय है। अब नीचे दबाने की इसको कोशिश करते हैं तो हमको फील होता है कि इस डायरेक्शन से कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन से भी क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स। अब ये बॉयंट फोर्स होता कितना है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये बॉयंट फोर्स कितना होता है, देखो समझो, मैंने इसको इस तरह से कंप्रेस किया, ये इसका एक्चुअल लेवल था, इसको मैंने कंप्रेस किया तो ये थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर चढ़ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इतना सा हिस्सा है ना, इसका काट लेता हूँ, कंटेनर का काट लूँगा तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर पानी है ना, ये पानी है, कोई भी लिक्विड है, ये ऐसे नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। समझ में आ गया। जितना एक्स्ट्रा पोर्शन था वो नीचे गिर करके इधर जमा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने रख दी वेइंग स्केल, वेइंग स्केल पे उसको रख दिया। वेइंग स्केल पे रखने के बाद जो उसका यहाँ पर वेट बताएगा, इसका वेट बता रहा है, वेट बात कर रहा हूँ मैं, इसका वेट बता रहा है मान लो 15 न्यूटन, तो ये बॉयंट फोर्स कितना होगा, 15 न्यूटन। समझे,
ऐसे कोई कभी बताता ही नहीं, इतनी आसान बात है ये, समझे? क्लियर हो गया? यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो बॉइंट फोर्स कितना होता है? जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट होगा उतना बॉइंट फोर्स लगेगा। समझ आई बात? क्लियर हो गया? इतना आसान है, ठीक है ना? चलो, तो ये अपना बॉइंट फोर्स का तो कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हमारा ये कंटेनर है, कंटेनर में क्या भरा है? कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा कंप्रेस किया, पानी ऊपर थोड़ा सा चढ़ गया और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स लगेगा कितना बच्चों? ये लगेगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना लगेगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना? चलो भाई, यही इस पर नेट फोर्स लग रहा है, मैं लिख दूंगा m/a, यही नेट फोर्स है इस पर, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा मेरे पास वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा? वो होगा m/g। इतना ही तो होगा ना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा? m/g, ठीक है ना? तो यहाँ पर अभी मैं क्या लिखूंगा? मास को मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से देखो, ठीक है? मास ऑफ द क्या है? ये मास ऑफ द यहाँ पर लिक्विड, और साथ साथ में m/g में ध्यान से रखो, ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के g, ये m/a है अपनी जगह पर। यहाँ तक सबको समझा? अब उसके बाद की कहानी क्या है? अब उसके बाद की कहानी ये है कि वॉल्यूम को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एरिया की बात किया है और उसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी, वो लेंथ को मैं L कंसिडर करता हूँ। तो ये वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं? एरिया इंटू लेंथ, और ये हो जाएगा g। भेजे में जा रही बात? ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर m/a। अब आगे अगर हम लोग जाएंगे इसमें, तो आगे क्या होगा बताओ ज़रा। यहाँ पर ये आपका एक्सेलरेशन जो है, इसको मैं क्या करता हूँ? नीचे भेजता, ये m को नीचे भेजता हूँ, तो रो इंटू AL, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? g, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बताओ ज़रा? m आ जाएगा। ये सबको समझ में आ गया? क्या कर दिया मैंने? ये स्मॉल m को क्या कर दिया? नीचे भेज दिया। क्लियर हो जाता है? ठीक है। अब उसके बाद क्या है? एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन, अब ये SHM परफॉर्म कर रहा है ना, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। रो AG अपने पास आया, m अपने पास आया, और ये L को मैं साइड में कर देता हूँ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या किया मैंने रो को वहीं रखा, A को वहीं रखा, G को वहीं रखा, M को वहीं रखा, L को मैंने बाजू में भेज दिया। क्लियर होता है? यहाँ तक बात समझ में आती है? अब अगर हमको ये पता है कि यहाँ पर बोला है कि वो SHM परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मेट क्या होगा? A इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ आता है? तो अगर हम लोग गौर से यहाँ पर देखेंगे तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आया रो AG अपॉन स्मॉल m। ये सबको समझा? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का ये वैल्यू आया, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ दिस। तो t इज इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम पीरियड निकालना है ना, 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा कितना है बताओ जरा? रूट रो AG डिवाइड बाय m। तो बताओ क्या होगा? 2 पाई m अपॉन रूट ऑफ रो AG। m के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रॉन्ग ऑप्शन। रूट के रो के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रॉन्ग ऑप्शन। एम्पलीट्यूड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा रूट a। इस वजह से ये सही ऑप्शन। समझ आया? क्लियर हो गया? तो ये सवाल तुमको थोड़ा सा टफ पड़ सकता था अगर बॉयंसी के बारे में नहीं पता है तो। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसको जल्दी से कॉपी कर लो और पैक कर लो आज का सेशन बस।